राधा 18 साल की एक बेहद खूबसूरत और मनमोहक लड़की है। काली आंखें, नर्म गाल, पीठ से नीचे की ओर लंबी सीधी चोटी और गालों पर गिरते बालों की जुल्फों ने उसकी सुंदरता को और बढ़ा दिया। उसके पतले और नाजुक शरीर ने उसे स्वर्ग की अप्सरा जैसा बना दिया था। वह अपने माता पिता से दूर शहर के एक सधन परिवार में रसोइया का काम कर रही थी। वह परिवार की गरीबी और अपने सीमित भाग्य के खिलाफ झुक गई। वह अपनी शिक्षा आंशिक रूप से छोड़कर शहर में नौकरानी का काम कर रही थी। ऐसे ही एक दिन राधा किचन का सारा काम खत्म करके मकान मालिक के दिए अपने कमरे में सोने चली गई। रात के करीब 10 बज रहे थे। अपने कमरे में सोने से पहले वह पूरे घर का चक्कर लगा लेती थी, क्योंकि उसे यह देखना रहता था कि कोई दरवाज़ा, खिड़की आदि खुला तो नहीं है। उसने हमेशा की तरह इधर उधर देखा और कमरे में जाते हुए उसने घर के मालिक रमेश के कमरे में झांका। तभी रमेश हाथ में सर रख कर बिस्तर पर अकेला लेटा था। राधा ने आवाज़ लगाई, सर, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, कुछ चाहिए तो बोलो। रमेश ने आंखें खोली और राधा की ओर देखते हुए सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, राधा, आज सिर बहुत भारी लग रहा है। यह सुनकर राधा ने कहा, सर, मैं आपके सिर पर बाम लगाती हूँ ताकि आप थोड़ा हल्का महसूस करें। उसने मेज से बाम लिया और बाम से रमेश के सिर की मालिश करने लगी। राधा की कोमल हाथों का स्पर्श पाकर रमेश सिहर उठा। जैसे ही राधा की उंगलियां उसके बालों में फिरी, वह और अधिक उत्तेजित हो गया। लेकिन राधा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। वह रमेश के सिर पर मलहम लगाने में व्यस्त थी। कभी बालों को मरोड़ती तो कभी सिर दबाती। राधा पूछती है कि क्या आप कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं? तभी सोच में खोए रमेश को होश आया और बोला, अरे वाह राधा, तेरे हाथ में जादू है। रमेश ने राधा की तारीफ करते हुए अपना सिर राधा की गोद में रख दिया। लेकिन राधा उनके सिर को सहलाने में मग्न थी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो राधा से पूछने लगता है, राधा, तुम्हें यह किसी चीज़ की कमी है क्या? यहाँ तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बिंदास बता सकती हो। आधी रात में भी? राधा ने कहा, हाँ सर। रमेश ने कहा कि देखो राधा, तुम्हारी मालकिन 2 दिनों के लिए पुणे गई है। और उसके नाजुक हाथ को कसकर पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही राधा डर गई और बोली कि क्या कर रहे हो सर, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। रमेश के मन में अब क्या चल रहा था वह जान गई थी। वह अब सतर्क हो गई। उसने फिर कहा कि नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरे माता पिता ने मुझे आपकी सेवा के लिए यहाँ भेजा है। राधा रमेश के आगे गिड़गिड़ाने लगी, ये भी एक सेवा है ना? रमेश राधा का हाथ और जोर से पकड़कर कामुकता वाली निगाहों से देखने लगा। राधा ने डरते हुए कहा, अगर अपर्णा ताई को पता चल गया तो साहब, उसकी चिंता मत करो, वह कुछ नहीं कहेगी। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अब राधा बेबस थी। रमेश उसके लिए बेताब हो गया और उसकी मर्जी के खिलाफ रमेश ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। कुछ देर बाद राधा अपने कमरे में आ गई। रात के करीब 12 बज रहे थे। कमरे में आकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और बिस्तर पर वापस लेट गई। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, जैसे उसकी नींद उसकी आंखों से ओझल हो गई हो। उसके गरीब माता पिता, 3 छोटे बहनें और एक भाई गरीबी में जी रहे थे। वह जहाँ शहर में रहती थी, वहाँ से 60 किलोमीटर दूर उसका गांव था। यह एक छोटा सा गांव था जहाँ उसके पिता मजदूरी करते थे। उन्हें भी महीने में 15-20 दिन ही काम मिलता था। 4 साल पहले ऐसी विकट परिस्थितियों और आगे की शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होने के कारण राधा को अपनी 10वीं की परीक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। लेकिन उसकी छोटी बहन और भाई पढ़ रहे थे। एक दिन बगल में रहने वाली सुमन मौसी ने राधा की माँ को बुलाया और कहा
कि मुझे पता चला कि तुम्हारी बेटी राधा भी तुम्हारी तरह स्वादिष्ट खाना बनाने में माहिर है। उसे लजीज व्यंजन बनाना आता है। कल शाम मेरे घर मेहमान आने वाले हैं और मैं अकेली हूँ। तुम मेरी मदद करने के लिए राधा को भेज दो। ठीक है, माँ ने सिर हिलाया और सुमन मौसी को हाँ कह दिया। राधा अगले दिन सुमन मौसी की मदद के लिए उनके घर गई। सुमन मौसी के दरवाजे के सामने एक बड़ी कार आकर रुकी। उस कार में रमेश और उसकी पत्नी अपर्णा आए थे। अपर्णा ताई सुमन मौसी की दूर की बुआ की लड़की लगती थी। दोपहर के भोजन के बाद रमेश और अपर्णा ने राधा को बुलाया और कहा कि तुम बहुत स्वादिष्ट और लजीज खाना बनाती हो। देवी अन्नपूर्णा तुम्हारे हाथ में है। हम तुम्हारे जैसी ही लड़की चाहते थे जिसके हाथों में स्वाद हो और स्वादिष्ट खाना बनाती हो। क्या तुम हमारे साथ शहर में हमारे घर चलोगी? तुम्हें हमारे घर में वैसे ही खाना बनाना है जैसा तुम यहाँ बनाती हो। राधा चुप थी। सुमन मौसी ने कहा कि वह क्या कहेगी, हमें उसके माता पिता से पूछना चाहिए। थोड़ी देर बाद सुमन मौसी ने राधा के माता पिता को बुलाया। सुमन मौसी ने कहा, यह मेरी बहन अपर्णा है जो एक कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर काम करती है और उसे तुम्हारी बेटी के हाथों का खाना बहुत पसंद आया है। वह राधा को खाना बनाने और घर के काम के लिए शहर में अपने घर ले जाने के लिए कह रही है। तब रमेश और अपर्णा दोनों ने राधा के पिता यानी रामू से कहा कि तुम राधा की चिंता बिल्कुल मत करो, हम उसका अपनी बेटी की तरह ख्याल रखेंगे। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम आपको निश्चित मासिक वेतन की पूरी राशि भेजेंगे। तब राधा के पिता ने कहा, श्रीमान, मैं अपनी बेटी को आप जैसे बड़े आदमियों के घर भेजना अपना भाग्य समझता हूँ। आप जैसे लोगों के घर में रहना एक आशीर्वाद है। यह आपके हर काम को बड़े ही ध्यान से करेगी। रमेश ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और राधा के पिता के हाथ पर रख दिए और कहा कि अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मुझे बता देना। राधा उसी दिन उनके साथ उनके घर आ गई। राधा इतने सारे कमरों वाले उस घर को देखकर खोई रह गई, क्योंकि इतना आलीशान, बड़ा और विशाल घर उसने पहले कभी नहीं देखा था। उनमें से एक कमरा राधा को रहने के लिए दिया गया था। वह सिर्फ उसी का था। अपर्णा ने राधा को बहुत सारे कपड़े दिए और अपने माता पिता से बात करने के लिए एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन भी दिया। अपर्णा और रमेश का एक बड़ा बेटा था और वह भी पढ़ाई के लिए विदेश यानी जर्मनी में रह रहा था। अपर्णा अपने काम में काफ़ी व्यस्त रहती थी। कभी पार्टी, मीटिंग तो कभी ऑफिस के काम से वह अपने बॉस के साथ विदेश जाती रहती थी। यही सोचते सोचते राधा की आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन रमेश ने राधा को अपने कमरे में बुलाया और उसके हाथ पर 5,000 रुपये रख दिए। राधा ने इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। वह चौंक गई और बोली, साहब, इतने पैसे? तब रमेश ने कहा कि यह कुछ भी नहीं है। जब तुम इतने दिल से हमारी सेवा करते हो तो यह पुरस्कार के रूप में कुछ भी नहीं है। राधा सिर झुकाए खड़ी रही। रमेश ने राधा के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अगर तुम अपने माता पिता के गांव जाना चाहती हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें कार में ड्राइवर के साथ भेज दूंगा। यह सुनकर राधा खुश हो गई। राधा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं तुम्हारी मालकिन की जगह ऑफिस में CEO होता तो मैं तुम्हें अपने असिस्टेंट रखता। जाने दो साहब, इतना बड़ा सपना मत दिखाओ कि मैं अपने पैर ज़मीन पर रखना ही भूल जाऊँ। राधा ने कहा, राधा, तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक बड़ा स्टार बनते हुए देखना चाहता हूँ। रमेश की बात सुनकर राधा की आंखों में सपने उमड़ने लगे। 4 दिन बाद अपर्णा भी आ गई। इन 4 दिनों में रमेश रोज रात को राधा को अपने कमरे में बुलाता और राधा बिना कुछ सोचे समझे उसके बातों में फंस जाती और रमेश को खुश करने के लिए उसके कमरे में चली जाती। एक रात जब राधा
सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करके अपने कमरे में सोने जा रही थी तो उसे रमेश और अपर्णा के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। अपर्णा रमेश से पूछ रही थी कि राधा कैसी है। तब रमेश ने कहा, ठीक है, वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। अपर्णा कहती है कि मैं खाने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। जब वह अच्छा खाना बनाती उसके बाद वह रात में आपको कैसे खुश करती है। मुझे लगता है कि उसने आपको नाराज़ होने का मौका नहीं दिया। क्या राधा ने तुम्हें कुछ बताया है? रमेश ने पूछा। अपर्णा कहती है, नहीं, मैं उसकी नशीली आंखों में देखकर सब कुछ समझ गई हूँ। जाने दो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जब मैं ऑफिस के काम के लिए बाहर जाती हूँ तो तुम बहुत अकेले हो जाते हो और तुम अकेला महसूस ना करो और मुझे याद ना करो। मैं इसलिए इतने दूर गांव से राधा को सिर्फ तुम्हारे लिए ले आई। तुम बहुत समझदार हो, रमेश ने अपर्णा से कहा। तुम्हारा बॉस कैसा है? तुम्हारा बॉस तो तुम पर पूरी तरह से लट्टू है, इसलिए तो उसने तुम्हें कंपनी का CEO बनाया है। यही कारण है कि तुम्हारा ऑफिस में बहुत दबाव है। किसी की हिम्मत नहीं होगी बोलने की कि हम जो करते हैं वह गलत है। इस हफ्ते मेरे बॉस डिनर पर घर आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि बॉस के आने के बाद रात को राधा को खुश करने के लिए उनके कमरे में भेज दूँ, क्योंकि बॉस हमारा बहुत ध्यान रखते हैं तो उन्हें खुश करना हमारा फ़र्ज़ है। फिर मैं उसे ऑफिस मीटिंग्स के लिए विदेश ले जाऊंगी, जहां वह ऑफिस के वरिष्ठ सदस्यों को खुश करेगी। राधा बंद दरवाजे के पीछे से रमेश और अपर्णा की बातचीत सुन रही थी। राधा भय से काँप रही थी। उसका दिल डर के मारे धड़कना बंद करने वाला था। वह चुपके से अपने कमरे में जाकर बैठ गई। वह केवल रमेश साहब को खुश करना चाहती थी, लेकिन ये लोग उसे विदेश बेचने जा रहे थे। वह अगले हफ्ते अपने गांव जाने के बारे में सोचने लगती है। तभी उसका फ़ोन बज उठा और वह चौंक गई और उसके सिर में घूमने वाले विचारों के तूफान से बाहर निकल गई। हेलो, कैसी हो राधा बेटी? दूसरी तरफ से उसके पिता बोल रहे थे। पिता की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें भर आई। राधा के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह रोने लगी। बताओ, क्या हुआ? लगता है तू बहुत दुखी है, और तू तो मकान मालकिन की इतनी तारीफ करती थी और अब तू रो रही है। बाबा, मैं चाहती हूँ कि मैं घर वापस आऊँ। ठीक है, मैं कल तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मुझे पता है कि अपर्णा ताई और रमेश साहब बहुत अच्छे लोग हैं और वे मना नहीं करेंगे। चिंता मत करो, यहाँ सब कुछ ठीक है। अगले दिन रमेश और अपर्णा राधा को अपने कमरे में ले जाते हैं। रमेश कहता है कि राधा अगले हफ्ते अपर्णा के ऑफिस से बड़े बॉस घर दोपहर के भोजन के लिए आ रहे हैं। वे रात में यहीं रुकेंगे। तुम्हें रात के समय उनकी सेवा करनी है और उन्हें प्रसन्न करना है। राधा चिल्लाती है और कहती है, नहीं ताई, मैं यह गंदा काम नहीं कर सकती। तब रमेश ने कहा कि अपर्णा के नहीं होने पर उसने मेरे साथ जो किया वह गलत नहीं था। राधा सिर झुकाए खड़ी रही। वह जवाब नहीं दे पाई। तुम्हें हमारी बात सुननी होगी, रमेश ने कहा। सर, कंपनी के बड़े लोग यहाँ आएंगे और उन्हें खुश करना होगा। फिर अपर्णा ताई मुझे कंपनी के दूसरे सीनियर्स को खुश करने के लिए मीटिंग्स के लिए विदेश ले जाएगी। मैंने आपकी कही हर बात सुनी। मैं अब यह गंदा काम नहीं कर सकती। मैं अपने गांव वापस जाना चाहती हूँ। मेरे पापा मुझे लेने आ रहे हैं, राधा ने नाराज स्वर में कहा। अपर्णा कहती है कि अगर हम तुम्हें गांव नहीं जाने दे तो फिर मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करूँगी और अखबार वालों को भी बताऊँगी कि तुमने मुझे मजबूर किया है देह व्यापार के लिए। राधा ने गुस्से में जो कहा उसे सुनकर रमेश अपर्णा की तरफ देखने लगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे को कुछ इशारे देने लगे। राधा उनकी आंखों के इशारों को समझ गई थी। राधा को उसके साथ आगे क्या होने वाला है संदेह हो गया। रमेश और अपर्णा अपने कमरे में चले गए और बातें करने लगे।
अपर्णा कह रही थी कि वह राधा को पैसों का लालच देकर विदेश ले जाएगी और उसे कभी गांव वापस नहीं आने देगी। राधा ने उनकी बातें सुनी और तुरंत अपना सामान एक बैग में पैक किया और रात में खिड़की से बाहर कूदकर उस नर्क से भाग निकली। राधा गांव पहुंचती है और गांव जाकर रमेश और अपर्णा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है, क्योंकि उसने रमेश और अपर्णा की सारी बातचीत अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी। दोनों के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत थे। पुलिस ने रमेश और अपर्णा को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, राधा ने तो खुद को बचाया, और अगर उसने खुद की ज़िंदगी बर्बाद होने से नहीं बचाई होती तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। दोस्तों, ना जाने ऐसी और कितनी लड़कियां हैं जिनकी ज़िंदगी अपर्णा और रमेश जैसे लोग बर्बाद कर रहे हैं। हमें ऐसे अजनबियों पर भरोसा करके अपनी माँ, बहन, बेटियों को उनके साथ भेजने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।